आप जब इतना सारा मेहनत करते हो और उसका फल जब आपको मिलता है तो आप भीतर से बहुत एक सेटिस्फैक्शन होती है। तो एक यूपीएससी में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स दोस्तों, गुजरात के जो बच्चे हैं ये यूपीएससी की फील्ड में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। गुजरात में बच्चे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं बोलते, मुझे आईएएस बनना है। जी जी। आज हमारे साथ बैठे कुमार सर जो बिहार से बिलोंग करते हैं। अगर लाइफ में कुछ करना है तो यू हैव टू मेक ए डिफरेंस टू द सोसाइटी। यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है। जर्नी शुरू करने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक लंबा सफर है। नेसेसरी कंडीशन है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए हमेशा तैयारी करना होगा। अगर सिलेक्शन हुआ, आपका रिजल्ट आया, तो आपकी क्या इमोशंस थे? वो स्ट्रगल में भी एक हैप्पीनेस है। यूपीएससी को कहते हैं मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स। तो आप कंसिस्टेंटली अपना गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं तो एटलीस्ट 50% एरियाज जो आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं तो उसमें आपको टॉप लेवल तैयारी करना होगा। अलीगढ़ आईएएस में रणवीर राव आपका स्वागत है। आप मान लीजिए इतना हार्डवर्क नहीं करते हैं तो ये एग्जाम में आप सफल नहीं करेंगे। पर्पस कि आप आईएएस या यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अलीगढ़ आईएएस में रणवीर राव आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ बैठे हैं कुमार सर जो बिहार से बिलोंग करते हैं और अपनी गिफ्ट सिटी में आईएफएससी में मैनेजर की पोस्ट पे विराजमान है। तो एक यूपीएससी के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स दोस्तों, तो आज हमने उनको इनवाइट किया है कि गुजरात के जो बच्चे हैं ये यूपीएससी की फील्ड में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो सर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो सर वेलकम। शुक्रिया, धन्यवाद। तो सर सबसे पहले आपके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो एक्चुअली अभी मैं मैनेजर हूँ आईएफएससी अथॉरिटी में, गिफ्ट सिटी में काम करता हूँ और मेरा सिलेक्शन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में स्पेशल रिक्रूटमेंट के थ्रू हुआ है। ओके सर। और मैं आपको धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप मुझे बच्चों के साथ ऐसे इंटरेक्शन करने का मौका दिया और गाइडेंस और मेंटरशिप देने का मौका दिया। थैंक यू। सर गुजरात में बच्चे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं बोलते, मुझे आईएएस बनना है ऐसे बोलते। जी जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, ऐसा कौन सा इंसिडेंट था, कोई बात थी जिसने आपको इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेट किया? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा जनरली जब लोग यूपीएससी कहते हैं तो आईएएस समझते हैं, बट यूपीएससी तो एक बॉडी है जिसमें कई सारे एग्जाम्स हैं। आईएएस जनरली मोस्ट प्रिफर्ड एग्जाम है। जहाँ तक बात रही मुझे क्या इंस्पायर की, मुझे एक्चुअली था, मैं बचपन में एक संस्था में पढ़ा था, श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। जी सर। तो वहाँ एक जो वैल्यू सिस्टम्स थी कि आप जो सामाजिक एक तरह से सेवा करना चाहते हैं वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन था कि आप एक सोसाइटी के लिए एसेट रहे। तो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ही बिल्कुल एक स्पिरिचुअल एम्बियंस में हुआ था। तो उसी समय से मेरे थॉट्स में डेवलप हुआ था कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो यू हैव टू मेक ए डिफरेंस टू द सोसाइटी। तो मैंने कई सारे ऑप्शंस उस समय सोचे थे। उस टाइम था कि आरबीआई में जाना था, नाबार्ड में जाना था। नाबार्ड में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, बट मुझे लगा कि यूपीएससी एक माध्यम ज़रूर होगा जिसमें मैं सर्टेन फील्ड्स में जैसे हेल्थ केयर या एजुकेशन, उसमें मैं पॉलिसी लेवल पे एक्चुअल में चेंज ला सकता हूँ एंड यू विल मेक ए डिफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी। सो दैट कैन बी ए मोटिवेटिंग फैक्टर। देयर आर ऑल्सो अदर मोटिवेटिंग फैक्टर्स, और भी सारे कई होते हैं कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, आपको सीखने को बहुत मिलती है, आपको लर्निंग भी बहुत मिलती है, तरह तरह के डिपार्टमेंट्स में आप काम करते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल लोगों के बीच में रहते हैं, तो वो सब डेफिनेटली एक बोनस फैक्टर्स होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पर्पस कि आप आईएएस या यूपीएससी क्यों देना चाहते हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। सबके लिए अलग है। सबके लिए अलग अलग है। आपको बहुत इंट्रोस्पेक्ट करके जर्नी शुरू करने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक लंबा सफ़र है और आपको यही पॉइंट जो होती है मोटिवेट करते रहती है बीच बीच में। और कई बार आता एक मेजर फैक्टर होता है जो मोटिवेटिंग होता है, बहुत सारे ऐसे एडिशनल फैक्टर्स भी होते हैं। तो किसी के लिए मे बी पावर, इनकम, वो सब भी हो सकता है, बट जनरली वो टेम्प्रोरी होता है।
वो एक परमानेंट मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। आपको कुछ और डीपर रीजन, कुछ और इम्पोर्टेंट रीजन होनी चाहिए जो मेन आपको डिफिकल्ट टाइम्स में भी कंटिन्यूस मोटिवेशन देते रहे। तो इस पर बेस्ट है कि आप थोड़ा समय दें, आप जितना अर्ली हो सके अपने लाइफ में एक तरह से उस रीज़न पर सोचें और उस मोटिवेटेड रहें, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपको पूरा जर्नी में। बच्चों को सर क्वेश्चन होता है, पेरेंट्स को क्वेश्चन होता है कि भाई यूपीएससी क्रैक करनी है, आईएएस बनना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए। जैसे स्कूल में, कॉलेज में जो टॉपर होते हैं वही बच्चे बनते हैं। तो क्या आप शेयर करेंगे आपका खुद का क्या एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है और क्या ये जरूरी है सर? मैं मानता हूँ कि एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड डेफिनेटली एक एज तो ज़रूर देता है, बट ऐसा नहीं है कि आपका अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है उतना बढ़िया तो आप ये क्रैक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारे सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑनलाइन मटेरियल्स होते हैं। तो अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है, कैपेसिटी है हार्डवर्क करने की, तो आपको गाइडेंस तो मिल सकता है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा होना एक एज देता है। मेरे केस में मैं थोड़ा लकी रहा, मेरे बहुत अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड था, बट ऐसा नहीं है कि अगर आज इन टुडेज डे एंड एज आपको बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या स्टडी मटेरियल्स, इस तरह के कई सारे रिसोर्सेज मिलते हैं जो आपको हैंड होल्ड करके शुरू से आपको एक तरह से एक पुश दे सकते हैं, एक मोटिवेशन दे सकते हैं। अर्ली प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट, ये मैं कहूँगा। जितना अर्ली आप शुरुआत करते हो ये उतना आपको हमेशा एक क्यूरियस माइंड होना चाहिए नॉलेज गेन करने के लिए। जैसे आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़िए, आप इन जनरल रीडिंग करिए बियॉन्ड जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स। आप ऐसे इश्यूज पे डिस्कस करिए जो समाज में एक तरह से बर्निंग इश्यूज हैं, तो आपका जो पर्सपेक्टिव्स होती है बचपन से वाइडन होगी, तो उतना ज़्यादा आपको फ्यूचर में लाभ मिलेगा। सर आपने जर्नी शुरू की यूपीएससी के, आमतौर पर हम देखते हैं कि पेरेंट्स को डॉक्टर ही बनाना होता है, इंजीनियरिंग ही करवानी पड़ती है। तो आप यूपीएससी की फील्ड में आए, उससे पहले कोई चैलेंजेस ऐसे आपने फेस की? नहीं, यूपीएससी के जर्नी शुरू करने से पहले आपने कोई ऐसे सोशल चैलेंजेस या फैमिली में से ऐसे कोई चैलेंजेस आपने फेस की, आपको कन्विंस करना पड़ा हो कि नहीं मुझे बनना है तो आईएएस बनना है, ऐसा? आई मीन पर्सनली मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, तो कई बार होता है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स के वजह से चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, तो और अलग अलग लोग के अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि वो जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप यूपीएससी कर रहे हैं, तो वो डिसीजन के टाइम आपको बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि आप यूपीएससी एक्सक्लूसिवली करें कि आप किसी जॉब के साथ करें, या आप यूपीएससी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से करें, या खुद सेल्फ प्रिपरेशन करें, या ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू करें। कई सारे इसमें डाउट्स आते हैं। आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेस को भी आपको एक तरह से फैक्टर होता है कि आप किस लेवल तक कितना डिग्री तक आप यूपीएससी परस्यू कर सकते हैं, या आपको बीच में छोड़ना होगा। बहुत तरह के मन में बहुत सारे इनसिक्योरिटीज होती है, बट आपको हर एक चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना होगा, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है, आप मन में ठान लिए कि यूपीएससी करना है और किस वजह से करना है, तो हर चैलेंज को आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना होगा। और हर चीज़ का एक सोल्यूशन है, आपको हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि आज के डेट में अगर आप चाहें तो आप सोल्यूशन की ओर बढ़ने लगे, तो आपको खुद ब खुद कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यू शुड हैव क्लैरिटी व्हाई आर यू डूइंग यूपीएससी। आपको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, फिर कई तरह के जो चैलेंजेस हो अपने आप धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते हैं। आपने बताया जिस तरह से कि आपने ज़्यादा प्रीलिम्स क्रैक की है जी, ओके, आपका सिलेक्शन हुआ यूपीएससी के थ्रू, उससे पहले भी एक बार आपकी इंटरव्यू में अपीयर हुई। एग्जैक्टली। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि आपके लिए भी कोई पहला दिन होगा Yes. जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, वो पहला अटेम्प्ट होगा, जी। तब आपने प्रेशर, अपने नर्व्स को कैसे मैनेज किया सर?
या उस दिन के लिए आप बहुत एंटिसिपेशन होता है, आप नर्वस थोड़ा तो ज़रूर होते हो, बट वो नर्व्स को मैनेज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो नर्व्स तभी मैनेज होता है जब आप सिंसियरली सस्टेन्ड हार्ड वर्क और प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन किए थ्रू आउट द ईयर। हाँ, तो उसका जो कल्मिनेशन होता है वो फाइनल डे में खुद ब खुद दिखता है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट्स वे बिफोर एग्जाम डे और उसका असर फॉर एग्जाम डे पे जरूर दिखता है। तो सबसे पहले होता है कि आप शुरू से अच्छा से प्रिपेयर करो, अच्छा हार्ड वर्क करो, बहुत सारा मल्टीपल रिविजन्स करो, शॉर्ट नोट्स रखो, अपना हेल्थ को मेंटेन करो, अपना जो सपोर्ट सिस्टम है उसको हमेशा एक रखो कि मतलब आपको हर कुछ भी होगा तो अल्टीमेटली आपको एक सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। आप डरो मत इस एग्ज़ाम के, इट्स नॉट अबाउट लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। और जिस दिन एग्ज़ाम के डे है उस दिन आपको सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पैटर्न बदलते हैं, कुछ भी होता है। तो आपको बेसिकली मेंटली बहुत काम कंपोस्ट रहने की बहुत आवश्यकता है। आपको उस वीक के जो जो प्रीसीडिंग वीक है एग्जाम के पहले आपको पूरा सिलेबस का एक अच्छा रिवीजन करना पड़ता है। तो आपको पूरा अच्छा से मतलब एक तरह से वेल प्लान और वेल प्रिपेयर्ड स्ट्रैटेजी के साथ जाना। हम सब जानते हैं यूपीएससी में दोस्तों 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तीनों स्टेज का नेचर भी बहुत अलग होता है। तो सर से जानेंगे कि तीनों स्टेज को सर ने कैसे अप्रोच किया, कैसे बैलेंस किया। तो बेसिकली प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का जो कंटेंट है वो इंटरलिंक्ड भी है और उसका फ्लेवर भी अलग अलग है। तो जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो उसमें आपको जो फैक्चुअल मेमोरी है और जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पर बहुत जोर देना होगा। बहुत सारा टेस्ट सीरीज आपको देना होगा, आपको छोटे छोटे फैक्ट्स भी याद रखने होंगे। उस तरह से उसका ओरिएंटेशन है, उसको ध्यान में रखना होगा। जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो आपको हर इशू पे की फैक्ट्स तो आप प्रीलिम्स में पढ़े हैं उसको बस रिवाइज करना पड़ता है। आपको एक तरह से एनालिटिकल माइंड रहना होगा, हर का प्रोज एंड कॉन्स, उसको आपको हर इशू के बारे में थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा गहराई से इंटरलर्न करना होगा बहुत सारे सब्जेक्ट से, क्योंकि कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चंस मेंस में खासकर आपको एक होलसम पर्सपेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट का वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। तो आपको लिंकिंग करना पड़ेगा, हर आपको एनालिटिकल माइंड और उसी आपको की फ्रेजेस हर इशू पे बनाना होगा, शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, उसमें मल्टीपल रिविजन्स करना होगा और उस हिसाब से आपको उसमें भी बहुत सारा टेस्ट सीरीज देना होगा ताकि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा से कर पाओ एंड तब आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे और बहुत कॉन्फिडेंस। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है उसमें है कि आपको कई सारे टॉपिक्स के जो निचोड़ होता है वो फिर 2-3 लाइन में आपको बोलने का एक तरह से प्रैक्टिस करना होगा। आपको जितना भी क्वेश्चंस है आपको पहले से ही एक्सपेक्ट करना होगा। हमेशा कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो लीस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, वो ऑन द स्पॉट एक तरह से फ्लो पे डेवलप होता है। तो उसके लिए आप ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनिटी, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी वो सब बहुत काम आता है। आपको मॉक्स बहुत देने होंगे, कम से कम 5-6 मॉक इंटरव्यूज देने होंगे। उसमें आपका नॉलेज से ज़्यादा ये टेस्टिंग होगी कि आपका क्लैरिटी है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका पर्सनैलिटी ट्रेट्स सही है कि नहीं। तो उसमें एक डिफरेंट ओरिएंटेशन है, तो उसका एक अलग माइंडसेट होना होगा। बट वो भी अगर आप प्रीलिम्स और इंटरव्यू अच्छा से तैयारी करते हैं तो नॉलेज पार्ट कवर हो जाता है, लेकिन आपका जो नॉन वर्ब एक तरह से अदर देन नॉलेज जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो क्लैरिटी है, आपका जो इंटेग्रिटी है वो एक्चुअल वो दिखता है। आपका स्पॉन्टेनियस प्रेजेंस ऑफ माइंड है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, वो सब इंटरव्यू में ज़्यादा टेस्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि यूपीएससी बस नॉलेज का टेस्ट नहीं, बिल्कुल इसमें है कि आपको एक ऑलराउंड काइंड ऑफ टेस्ट है जिसमें आपको प्रीलिम्स के स्टेज में हार्ड वर्क, देखो कई सारे प्रीलिम्स में ऐसे चीज़ें होती है जिसमें आपको बहुत सारा एक तरह से कभी कभी रोट लर्निंग भी ज़रूरत है। जैसे ज्योग्राफी है, हर
उसमें कौन सा मिनरल्स किस स्टेज में कहाँ पाए जाते हैं, वो तो आपको एक तरह से कंटिन्यूस एक तरह से मेमोरी डेवलप करना होगा, आपको बार बार चीज़ें देखनी होगी। तो उसमें हार्डवर्क का ज़्यादा टेस्ट है कि आप लाइफ में कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा, समटाइम्स यू मे नॉट लाइक टू डू इट, इतना सारा हार्डवर्क, बट आपको करनी पड़ेगी। तो वो टेस्ट, हाँ, तो वो टेस्ट, इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज़ ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ अ कैरेक्टर, हाउ योर पर्सनैलिटीज। तो आपका जो हार्डवर्क पार्ट है वो प्रीलिम्स में टेस्ट होता है। आप जो एनालिटिकल पार्ट है, कोई इशू को आप 360 डिग्री एंगल से कैसे सोचते हो, कैसे उस पर आप वर्णन करते हो, डिसीजन लेते हो, वो मेंस में टेस्ट होता है, कैसे इंटरव्यूइंग करते हो। और जब आप इंटरव्यू देते हो तो उसमें आपका एक तरह से कॉन्फिडेंस, उसमें क्लैरिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी, इंटेग्रिटी, ये सब आप पेपर में अगर वो छुप भी गया तो आपको सामने जब 5 लोग के सामने हो तो दैट टाइम उसका टेस्ट होता है कि आपका स्पॉन्टेनिटी क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है। तो वो इंटरव्यू भी एक अलग, तो आपका ऑलराउंड एक तरह से टेस्ट है। तो कहीं भी आप एस्केप नहीं कर सकते। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही टाइम एंड टेस्टेड है और बहुत ही रिगरस है। तो एक कंप्लीट टेस्ट है ये शुरू से अंत। हम सब जानते हैं यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है सर, ओके। और लोग प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स है उसकी पैटर्न से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई इस बार मॉडर्न इंडिया के ज्यादा क्वेश्चन आए थे तो अगली बार आ सकते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ सर कि आपने कुछ एक्सपेक्टेशन की है और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन की है, एग्जाम हॉल में बैठे हो और अनएक्सपेक्टेड, जैसे यूपीएससी की कोई प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकती, क्या आपने ऐसा कुछ वहाँ पे एक्सपीरियंस किया हुआ है? जी बिल्कुल। इसमें क्या है कि अगर आप एनालाइज करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को तो आपको कुछ ना कुछ पैटर्न्स मिलने लगेंगे। हर सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक पैटर्न दिखती है, बट वो जनरली पैटर्न बदलते रहती है। तो आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके मे बी 30-40% आप प्रिपेयर हो सकते हो, कुछ बना सकते हो, वो बनाना भी चाहिए। उसमें आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मदद करते हैं, उसके आपके जो मेंटर्स मदद करते हैं, आप खुद भी एनालिसिस करते हो, तो वो तो ज़रूरी है, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। नेसेसरी कंडीशन है, वो सफिशिएंट नहीं है। आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए हमेशा तैयारी करना होगा। तो इसमें ऐसा है कि मान लीजिए 7-8 ब्रॉड टॉपिक्स सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी में, अबाउट 10-15, तो एटलीस्ट 50% एरियाज जो आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं, तो उसमें आपको टॉप लेवल तैयारी करना होगा। जो बाकी सारे सब्जेक्ट जहाँ थोड़ा सा कमजोर है, वहाँ भी एक अबव एवरेज तैयारी करनी होगी। हर सब्जेक्ट में आप एक्सीलेंट नहीं बन सकते। इसमें एक टेलर मेड स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि आपकी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कितना भी अनएक्सपेक्टेड, आप मान के चलो कि एक बेसिक लेवल ऑफ तैयारी हर सब्जेक्ट में करोगे तो कितना भी टफ पेपर आएगा आप रेडी रहोगे। जैसे बोलते हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, उस लेवल की तो तैयारी हमें करनी है। लिटिल बिट मैं करेक्शन करूंगा, जैक ऑफ ऑल रखिए, मास्टर ऑफ फ्यू। अब जो आपका स्ट्रेंथ है, आपको उस चीज में जितना संभव हो मैक्सिमम तैयारी करिए। मान लीजिए मैं प्रीलिम्स का जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ। आपको 8-9 सब्जेक्ट्स है, मान लीजिए मेरा फेवरेट है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, तो मैं इसमें टॉप 10 क्वेश्चंस में 7-8 करेक्ट होगा। बाकी आप मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो साइंस हो सकते हैं, एनवायरनमेंट हो सकते हैं, हिस्ट्री हो सकते हैं, जहाँ मेरा थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसमें भी आपको 5 या 6 जरूर लाना होगा। तो आप हर जगह कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में वेटेज बदलती है। तो अगर एक सब्जेक्ट का वेटेज कहीं कुछ ज़्यादा हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसको नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, सिलेक्टिव स्टडी किया और आपका मार्क्स कम हो गया। तो इसमें आपको हर सब्जेक्ट में एक बेयर मिनिमम प्रिपरेशन तो करना ही है। एंड जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना है, और जो आपका वीकनेसेस थोड़ा सा है उसमें भी एक बेयर मिनिमम प्रिपरेशन करना है। तो इसमें क्या आपका वेल राउंडेड प्रिपरेशन होगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि एक दो सब्जेक्ट हम स्किप कर, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्किपिंग, क्योंकि ये एग्जाम ही आपको एक जनरलिस्ट के लिए ट्रेन कर रहा है। आप चाहे किसी बैकग्राउंड के हो, आपको एक बेयर मिनिमम, इनफैक्ट मोर देन एवरेज अंडरस्टैंडिंग हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। एंड इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड इफ यू हैव द राइट स्ट्रेटजी, इफ यू हैव द राइट प्लानिंग, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं।
हाँ, आपको हर सब्जेक्ट में मास्टर नहीं बनना, आपको पर्सनल स्ट्रैटेजी से बनाना है। आपको स्ट्रैटेजी तरह तरह के अंडरस्टैंड करना है, लेकिन पर्सनल रास्ता इसमें अनेक है, लेकिन आपको अपना रास्ता इसमें बनाना है। देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, बट एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी बहुत है। सर, मैं मानता हूँ कि एग्जाम देने का तब तक का एक अलग प्रेशर होता है और एक अलग चैलेंज होता है, लेकिन एग्जाम देने के बाद हो गया या नहीं हो, हाँ, उसका वेट करना एक अलग लेवल का एक चैलेंज रहता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा जी। कि सर, जिस दिन आपका रिजल्ट हुआ आया, जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ, आपका रिजल्ट आया, तब आपके क्या इमोशंस थे? ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है, साथ साथ बहुत रिलीफ भी होता है और बहुत ग्रेटिट्यूड भी होती है, बिकॉज आप जब इतना सारा मेहनत करते हो और उसका फल जब आपको मिलता है तो आप भीतर से बहुत एक सेटिस्फैक्शन होती है। आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो भी बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत मतलब उनके एक नेक्स्ट लेवल ऑफ इमोशंस होते हैं। तो कई 10-15 डेज तो आप बहुत ही एक सेलिब्रेटरी मूड में रहते हो, बट रियल सेटिस्फैक्शन होता है कि मैं इतना जो मेहनत किया हूँ, आपको उस चीज़ का एक तरह से फल दिखने लगता है आपको। और मैं ये मानता हूँ कि in general, happiness should not be only exam day. आपको happiness एक जर्नी होनी चाहिए, क्योंकि आप मान लीजिए सालों से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ड्यूरिंग द जर्नी खुशी नहीं मिल रही है। वो स्ट्रगल में भी एक हैप्पीनेस है, क्योंकि मान लीजिए आप बहुत सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता है कि यू आर इन्वेस्टिंग में बहुत, हाँ, इन्हें बहुत प्रोडक्टिव मैनर। तो आप जब मान लीजिए बहुत अच्छा से हार्डवर्क किए, अच्छा अपना प्लानिंग किए, जब आप सोने जाते हो तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है अपना हार्डवर्क से, मान लीजिए आप टेस्ट सीरीज दी, आपको बहुत अच्छा नंबर आया, तो उस चीज़ से भी छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जर्नी ही है। यस, हाँ, छोटी छोटी। देयर विल बी टाइम जो बहुत सैड फील होगा, आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे, वो टाइम्स आते हैं, सेल्फ डाउट्स आते हैं, बट उसको फेस करना है। हैप्पीनेस आपको डेफिनेटली जब सक्सेस होती है बहुत ज़्यादा वो फील होती है, बट मेरा ये मानना है कि हैप्पीनेस शुड नॉट बी लिमिटेड टू ओनली दैट डे, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। हैप्पीनेस शुड बी सीन एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, उस टाइम आपका वो बढ़ जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सक्सेस आपको बहुत एक तरह से बस उसी टाइम हैप्पीनेस थी। इट शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेफिनेटली आपको बहुत खुशी मिलती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक टेम्परेरी फिनोमिना है। आफ्टर ऑल लाइफ में क्या है, इफ़ आप अच्छा काम करते हो, अच्छा मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, तो खुशी ऐसे भी आपको आएगी। ये डे टू डे लेवल पे भी इस तरह का हैप्पीनेस के मोमेंट्स आपको एक तरह से बहुत स्ट्रेंथ देता है और आपको एक कंटिन्यूअस मोटिवेशन देता है। मेरा ये मानना है। यूपीएससी की प्रिपरेशन सर एक लंबी प्रिपरेशन है, वक्त लगता है, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि सर, प्रिपरेशन के दरमियान यूपीएससी की जो आपने तैयारी की, उसमें आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो पर्सपेक्टिव है, क्या उसको इन्फ्लुएंस किया है? यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपकी जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, द वे ऑफ थिंकिंग है, क्या ये प्रिपरेशन उसको क्या इम्पैक्ट दिया हुआ है? सर्टेनली यूपीएससी एक आई वुड से एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। जब से मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट की तो एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन आती है आपकी लाइफ में, एक सर्टेन पर्पस आती है लाइफ में, आप मोटिवेटेड रहते हो कि कुछ मुझे हासिल करनी है, कुछ गोल्स हैं लाइफ में, तो बहुत सारा परिवर्तन होता है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन है ये मैं नहीं कहूँगा, वो तो है, बट ये लाइफ ही एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और आपको चैलेंजेस फेस करने के लिए एक इनर स्ट्रेंथ मिलती है, आपको अप्स एंड डाउन्स को नेविगेट करने के लिए एक ताकत मिलती है, आपको बहुत सारे ऐसे लाइफ लेसन्स मिलते हैं जो आपको फ्यूचर में काम आ सकते हैं। तो आपको कई सारे गुड हैबिट्स इनकलकेट उसमें हो जाते हैं, जैसे एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है हर इशू को समझने के लिए, जानने के लिए। तो मैं आपको रीडिंग का हैबिट भी डेवलप हो जाता है, आपको नेवर से डाई एटीट्यूड एक तरह से डेवलप हो जाती है, क्योंकि एक एग्जाम में आप मान के चलिए कभी न कभी
ऐसे फेजेस आते हैं जो सेल्फ डाउट्स, फेलियर्स ऐसे लगेंगे आपको, पर उसको भी आपको सामना करना पड़ता है, और वो चीज़ आपको इनर कैरेक्टर, इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करता है और आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरह से कैरेक्टर डेवलप करता है। तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस तो है। एंड आपको अगर यूपीएससी के थ्रू कहीं सिलेक्शन हुआ तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो जो आपका एक तरह से पर्सनालिटी डेवलप होती है उस टाइम, वो किसी भी क्षेत्र में वो बहुत काम आती है। आपको बहुत सारे एग्जांपल है। हाँ, लोगों ने फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिस फील्ड में गए हैं बहुत जी अच्छा बिल्कुल, जिस फील्ड में गए कहीं भी सिलेक्शन हुआ उसका जो एक्सपीरियंस आता है वो बहुत कम आता है, क्योंकि बहुत सारा यूपीएससी को कहते हैं मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स। तो आपको कई सारा सब्जेक्ट्स का बहुत सारा नॉलेज सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। कोई भी सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम देंगे या आप कहीं भी कुछ भी काम करेंगे तो आपको पॉलिटिकल नॉलेज, लीगल नॉलेज, सोशल नॉलेज, हर सब्जेक्ट्स के एक वेल डेवलप्ड एक तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी कोई चीज़ के लिए, तो वो बहुत ही एक वाइड पर्सपेक्टिव देती है चीज़ों की। अगर आप जेन्युइनली मेहनत किए हैं, सिंसियरली आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी किए हैं, तो टेक इट फॉर गारंटी आपका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी में चेंज आती है और आप किसी भी फील्ड में उसका एक देखोगे डिफरेंस, हाउ आपका प्रिपरेशन मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस इन एनी फील्ड, और किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस पाने में बहुत मदद करती है। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जी बिल्कुल, और आपके थ्रू में बच्चों से आंसर पाना चाहूँगा जी कि एक ऐसा पर्सन है हाईली इंटेलेक्चुअल है जी, बट लेस डिसिप्लिन, लेस कंसिस्टेंट इंसान है, और दूसरा एक एवरेज इंसान है, एवरेज बच्चा है, लेकिन हाई डिसिप्लिन और हाई कंसिस्टेंट इंसान है, किसके ज्यादा चांसेस है इस एग्जाम को क्रैक करने के? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इमोशनल क्वोशंट का है, EQ। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं लेकिन IQ बहुत हाई है, लेकिन अगर आप मान लीजिए इतना हार्डवर्क नहीं करते हैं तो ये एग्ज़ाम में आप सफल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज ऑल्सो ए मेंटल गेम। इसमें सबसे ज़्यादा सफलता उसी को होती है जो कंसिस्टेंट हार्डवर्क, कंसिस्टेंट डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंटली अपना गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं। उसका अगर IQ एक रीजनेबल लेवल का भी होगा लेकिन उसका हार्डवर्क बहुत टॉप लेवल का होगा तो वो डेफिनेटली वो इट इज अ गेम ऑफ विल पावर। तो हम पेरेंट्स को कह सकते हैं कि Yes. करने के लिए जरूरी करता है बच्चा स्कूल में टॉप करता है। एग्जैक्टली, वी हैव सीन इनफ पीपल, इनफैक्ट एक मूवी भी आई थी 12th, उसमें हम लोग एग्जाम्पल देखे थे कि आपका शुरू अगर ने अपना उतना पढ़ाई नहीं की, आप हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहे एजुकेशन में, लेकिन आपके अंदर वो कंसिस्टेंट हार्डवर्क, वो पैशन, वो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन आएगी तो नथिंग कैन स्टॉप यू। अगर क्योंकि आप हार्डवर्क करते करते अपना IQ को भी डेवलप करते जाओगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें फोकस इनफैक्ट एक कहावत ही है कि व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड इसको टैलेंट अगर डिपेंड नहीं कर सकता, हाँ एग्जैक्टली, रोनाल्डो का ये हाँ एग्जैक्टली, जब टैलेंट और हार्डवर्क में वो टक्कर होती है तो हार्डवर्क हमेशा जीता है। कि टैलेंट कभी हार्डवर्क को डिपेंड नहीं कर Yes, सकता, yes. हार्डवर्क एक दिन टैलेंट यस। तो सर अब आप एडवाइस देना चाहोगे जो अभी जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो किसी भी एज के हो सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कोई जर्नी शुरुआत कर रहे हैं लोगों की? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितना जल्दी आपको वो क्लैरिटी मिले कि आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो तो उतना ही बढ़िया। मैं बीच में आपको काटना चाहूंगा, सर जब बोले जितना जल्दी, जी आमतौर पर देखा गया है कि गुजरात में बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जी या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। जी, तो आप जब बोले जितना जल्दी, तो कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? कौन से? मतलब कि स्कूलिंग से शुरू कर देना जी चाहिए? बिल्कुल, जी बिल्कुल। ओके, देखिए क्या है कि कई सारे स्टेट्स में वो कल्चर ही है कि सिविल सर्विसेज करिए, स्पेशली एजुकेटेड फैमिलीज में या इवन अदरवाइज ये कल्चर होती है कि अगर बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है तो व्हाई नॉट स्टार्ट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। गुजरात में है कि मे बी थोड़ा बिजनेस कल्चर है तो शुरू में ये पार्ट नेग्लेक्ट हो जाती है, तो बाद में अगर बच्चे को ये लगता है यार मुझे पहले से ही ये करना चाहिए था, वो शायद वो एम्बियंस मिला नहीं, वो सपोर्ट सिस्टम मिला नहीं, तो
अभी मान लीजिए अगर बच्चों को वो शुरू से गाइडेंस मिल जाएगा, स्कूलिंग से ही अगर वो क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए पहले से ही एक फाउंडेशन तैयार करना है, पहले से ही मुझे राइट बुक्स, राइट रिसोर्सेज, राइट गाइडेंस, उस तरह का नॉलेज की तरह, मतलब एक क्यूरियोसिटी, रीडिंग की तरफ वो रुझान, तो वो सब जब क्लास 6, 7, 8 उसी टाइम से अगर एक तरह से ओरिएंटेशन होगा तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली एक चांसेस बढ़ जाती है। आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन डेफिनेटली ज़्यादा होगा कि आप एक तरह से आप इसी चीज़ को बाद में पढ़ोगे, जितना जल्दी आप इसको सही ढंग से पढ़ते हो उतना ज़्यादा आपका स्कोप और चांसेस इम्प्रूव होती है सिलेक्शन में। तो ये एक तो ये पहला क्लैरिटी लाना ज़रूरी है कि आपको इस एग्ज़ाम में शुरू से ही फोकस करना है, शुरू से ही गाइडेंस लेना है और शुरू से ही मोटिवेटेड रहना है इस एग्ज़ाम के लिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मोटिवेशन इसमें रेगुलरली मोटिवेटेड रहने का बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि सर ने बताया, अगर स्कूलिंग से शुरुआत करते हैं तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सर ने सारे डायमेंशन अच्छे से बताए। अब लास्ट क्वेश्चन है जो सर प्रिपरेशन या नॉलेज या स्ट्रेटेजी से थोड़ा अलग है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रिपरेशन जब हम कर रहे हैं उस टाइम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, अपनी जो प्रिपरेशन है अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल और बहुत ज़रूरी सवाल ये बहुत पूछा है। जनरली क्या होता है जब हम लोग सिविल सर्विस प्रिपरेशन में जाते हैं, एक बहुत हाई मोटिवेशन होती है, लगता है पहले बार निकालते हैं, सेकंड टाइम में निकालते हैं, तो कई बार आप उस स्ट्रैटेजी में अपना बहुत सारे जो अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको खो जाते हैं। जैसे मेरा पर्सनल एग्जांपल है, मैंने सोचा कि इसमें इतना हार्ड वर्क करें कि बहुत जल्दी निकल गए, बट उसमें मैंने हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं दिया और मैंने एक्सरसाइज पर उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने उतना उस तरह की मेडिटेशन जो वो सब ज़रूरी होती है, ऐसे कोई स्ट्रेस बस्टर होनी चाहिए जो आपके लाइफ में जो थोड़ा सा एक तरह से ब्रेक भी ज़रूरी है। क्योंकि आप कितना भी हार्ड वर्क करो, आफ्टर ऑल आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको मेंटल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना पड़ता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क करनी चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको ज़रूर बीच बीच में टाइम निकालना चाहिए अपना फैमिली से, अपना फ्रेंड से, कुछ ऐसा चीज़ जिसमें आपका स्ट्रेस रिलीव हो। जिस मान लीजिए आप खेलते हैं, जॉगिंग करते हैं या एक तरह से मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं या कुछ भी ऐसा, म्यूज़िक सुनते हैं, तो बीच बीच में आपको हमेशा अपना हेल्थ, अपना साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, उस टाइम आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको स्ट्रेस बस्टर के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। कहीं आपको मोबाइल फ़ोन में कितना आपको टाइम देना है, सोशल मीडिया में कितना टाइम देना है, उसको डेफिनेटली एक लिमिट में रखना चाहिए। तो वो बैलेंस कभी बिगड़नी नहीं चाहिए। तो आपको एक प्रॉपर मतलब प्लान बनाना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है, कब ब्रेक लेना है। तो अगर आप उस प्लान पर रहोगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और पढ़ाई भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, कुमार सर ने आज हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ जुड़े सारे आयामों से हमें अच्छा गाइडेंस दिया है। ठीक है, आशा रखता हूँ कि पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए यहाँ से काफ़ी सारे जो डाउट होंगे वो सॉल्व होंगे। और मैं सर से इंसिस्ट करूँगा कि सर दोबारा कभी आइए और जो दूसरे क्वेश्चंस है उसके लिए भी हमें थोड़ा गाइडेंस दीजिए। जी बिल्कुल। पहले तो थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम एक तरह से गाइडेंस देने का मौका मिला है और डेफिनेटली मैं अवेलेबल रहूँगा। कोई क्वेरीज, कोई इम्पोर्टेंट डाउट्स, किसी भी लाइक स्टडी रिलेटेड, नॉन स्टडी रिलेटेड, एज अ गाइड, एज अ मेंटर, it's my passion to like help students to kind of develop to support them during this entire journey. So I'm grateful for you to give me this opportunity, and I look forward to being associated with you in the capacity of a mentor, in the capacity of a guide.
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। क्या आप भी अपने बच्चे को अभी से IAS बनने की तैयारी करवाना चाहते हैं? तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन अर्ली बर्ड IAS को डाउनलोड कीजिए।